हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। हम लोग करने वाले हैं आपका मॉक टेस्ट 1 यानी कि रिवीजन सीरीज है आपकी फाइनेंस इंस्पेक्टर के लिए, जो आपका एग्जाम होने वाला है 17 मार्च को। ठीक है भाई, 2 मॉक टेस्ट हम लोग डेली करेंगे। आपके 5 पोर्शन है आपके सिलेबस के, ठीक है, जिसमें से आपका जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर आपका 36 नंबर का है। उसके बाद अकाउंटेंसी, उसमें अकाउंटेंसी में साथ साथ ही आपकी इकोनॉमिक्स भी आ जाती है, तो वो भी आपकी 36 नंबर की है। बाकी आपका जैसे एप्टीट्यूड वाला पोर्शन 12 नंबर का है, पॉलिटी वाला पोर्शन 12 नंबर का है, जनरल इंग्लिश आपका 12 नंबर का है। टोटल 120 नंबर का पोर्शन है। इसमें मैं आपको पॉलिटी रिवाइज करवाऊंगा। हर एक पोर्शन के हम दो दो सेक्शनल मॉक टेस्ट करेंगे, फुल मॉक टेस्ट नहीं डिस्कस करेंगे 120 नंबर के। आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी का। नेक्स्ट आपके लिए होगा अकाउंटेंसी का। एक चीज़ बता दूं मैं आपको, अब से हमारी डेली 2 मॉक टेस्ट आएंगे, ठीक है, 2 मॉक टेस्ट आएंगे। और अकाउंटेंसी के हम लोग 2 मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग 250 एक सेट में और 250 एक सेट में क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि टोटल आपको 500 प्लस एमसीक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा मैं यहाँ पे बेझिझक। ठीक है, अकाउंटेंसी के हम लोग 500 प्लस एमसीक्यूज करेंगे। जीके के हो गए, वो भी 2 सेट लाऊंगा आपके लिए। इंडियन पॉलिटी, ये इसमें भी 2 सेट होंगे। ये आपका 12 नंबर का है, बट हम लोग हर एक सेट में 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, साथ साथ में रिवीजन भी करेंगे। क्लियर है? तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए भाई। क्लियर? तो इसकी पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको पता है इसकी स्निपेट्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए, रिवीजन के लिए बहुत काम आएंगी आपको। तो यहाँ से डाउनलोड कर लो, और बाकी वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। हु अमंग द फॉलोइंग डिड द वर्क ऑफ राइटिंग द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इन एटैलिक स्टाइल। ठीक है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ओरिजिनल जो लिखा हुआ है एटैलिक स्टाइल में, वो इनमें से किसने लिखा है? आपको पता है हमारे सिलेबस वाले पोर्शन में क्या लिखा गया आपके सिलेबस में, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड पॉलिटी। ठीक है, तो दैट्स वाई आपको तीनों पे फोकस करना है। एक ही चीज़ें हैं, बस 19-20 का फर्क है। क्लियर? चलिए, वसंत कृष्णा वेद्या जी, एल एन मुखर्जी, प्रेम बिहारी नरेन रायजादा, या फिर नंदलाल बोस, किसने लिखा है हमारा ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटैलिक स्टाइल में? यस, तो किसने फ्रेम करा था भाई? वो थे हमारे प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। तो आगे आगे जैसे जैसे आपको एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट मिलेगा, तो वहाँ पे आपको सारा पॉलिटी रिवीजन करवाऊंगा। जैसे डीपीएसपी आ गए, फंडामेंटल राइट्स आ गए, कमीशंस इंपॉर्टेंट आ गई। ठीक है, तो सब कुछ रिवाइज करेंगे हम साथ साथ। बस साथ में जुड़े रहें, वीडियो लास्ट तक देखना, आपके लिए काफ़ी कुछ है इस वीडियो में। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कंसल्टेटिव कमेटी? क्लियर, कंसल्टेटिव कमेटी रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, कंसल्टेटिव कमेटी जो फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटी से रिलेटेड थी, उनमें से कौन था उसका चेयरमैन, ये आपसे पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जेबी कृपलानी जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे भाई? यस बताइए। यस, इट्स सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे इसके चेयरमैन। अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ अगर कमेटी कमीशंस की बात हुई है, तो अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे किसकी, धर कमीशन की। क्लियर? तो अब ये सर धर कमीशन क्या थी, कब आई थी? धर कमीशन आपकी कब सेट की गई थी? दैट इज़ जून 1948। क्लियर, जून 1948 में की गई थी। किसके लिए की गई थी सर ये धर कमेटी? ये की गई थी आपकी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के लिए। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, बट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। ये आपने याद रखना है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ओके, लिंग्विस्टिक बेसिस पे ये आपने याद रखना है। धर कमेटी, तो इनके चेयरमैन कौन थे? इन्हीं के नाम पे ये कमेटी है, दैट इज एस के धर। ओके, एस के धर थे इसके चेयरमैन, ये आपसे पूछा जाता है। धर कमीशन ये आपने याद रखना है। ये कमेटी कब गठित की गई थी? जून 1948 में। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, कब दी थी भाई रिपोर्ट अपने? ओके, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी आपकी दिसंबर 1948 में। ओके, 1948 में दिसंबर में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और उन्होंने बोला था इंस्टेड ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस, इनको एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे आपको स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए। क्लियर, ये आपने याद रखना है, धर कमीशन ने ये कहा। इसके बाद ही हमने इसके तुरंत बाद हमने बिठाई भाई JVP कमेटी। ओके, कौन सी कमेटी? दैट इज JVP कमेटी। अब ये JVP कमेटी क्या है भाई? JVP कमेटी कुछ भी नहीं है आपका। एक तो जवाहरलाल नेहरू जी,
क्लियर। वी से आ गया आपका दैट इज वल्लभ भाई पटेल जी, क्लियर। पी से आ गया पताभाई सीतारमैया जी। ओके, ये 3 आदमी थे। इन तीनों को मिला के जेवीपी कमेटी बोलते हैं, क्योंकि ये कमेटी जो है इन तीनों को कंसिस्ट करती थी, क्लियर। ये कमेटी गठित कब गई थी? जब ये खत्म हुई तो इसको गठित कर दिया हमने दिसंबर 1948 में, क्लियर है। किसके लिए भाई साहब? सेम इसी काम के लिए इसको बुलाया गया था कि भाई क्या करना है, किस पे होना चाहिए। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कब? अप्रैल 1949 में। अप्रैल 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है। इन्होंने क्या बोला रिपोर्ट में भाई? जेवीपी, ये जो 3 बंदे थे, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने फॉर्मली रिजेक्ट करा लैंग्वेज बेसिस को कि भाई साहब ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स की लैंग्वेज बेसिस पे नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लैंग्वेज बेसिस पे नहीं होना चाहिए। बट इसी टाइम पे आपका फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट हमने क्रिएट की, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। ओके, लैंग्वेज बेसिस पे हमने स्टेट एक गठित की, तो वो कौन सी स्टेट थी आपकी? फर्स्ट थी, जो उसका नाम था भाई आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश, ये आपने याद रखना है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश और हैदराबाद अलग अलग हो गया था, ये आपने याद रखना है। कब हुआ था ये? 1949 में जब इसकी बात हुई थी तो इसको कर दिया था हमने गठित। ये साल कौन सा था जब इसको क्रिएट किया था? दैट इज़ 1953। ओके, 1953, ठीक है, याद रहेगा, क्लियर। तो उसके बाद आई एक और इम्पॉर्टेंट कमेटी, ये भी याद रखना, फजल अली कमेटी। ओके, फजल अली कमेटी, क्लियर। फजल अली कमेटी क्या थी? ये फजल अली कमेटी आपकी आई दिसंबर 1953 में। ओके, 1953, दिसंबर 1953 में आई आपकी फजल अली कमेटी। अब फजल अली कमेटी में चेयरमैनशिप किसने की? फजल अली जी ने की, ठीक है, फजल अली जी ने की। 2 मेंबर इनके साथ और भी थे, KM पनिक्कर जी और HN खुंजरू जी, ये आपने याद रखना है। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1955 में। ओके, 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और इन्होंने क्या कहा कि भाई ब्रॉडली एक्सेप्ट करना चाहिए लैंग्वेज को एज अ बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन आप कर सकते हो लैंग्वेज बेसिस पे, बट इन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट करा। कौन सी थ्योरी थी वो? दैट इज वन लैंग्वेज वन स्टेट। वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होना चाहिए, हाँ, लैंग्वेज बेसिस पे आप स्टेट बना सकते हैं, क्लियर है। यहां तक समझ आई? कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज और कमीशंस थी जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में आता है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड नॉट बीन टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब इन्होंने बताया सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, सोर्सेज क्या सवाल आपके ऊपर आ गया है भाई? बताइए इनमें से कौन सा है जो ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है? लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, वेस्टिंग द रेजिडी पावर ऑफ द इन द सेंटर, प्रोविजन ऑफ द कंकरेंट लिस्ट, प्रोविजन रिलेटेड टू द ट्रेड एंड कॉमर्स। यस, ऑस्ट्रेलिया से कौन सा फीचर आपका नहीं लिया गया है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। यस, सॉरी, हाँ, अब बताओ भाई, बोलिए कौन सा है आपके पास सही आंसर? सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से आपका ये क्वेश्चन है, और ये साफ साफ लिखा हुआ है आपके उसमें सिलेबस में कि इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और ये 100% लिख के ले लो कि आपको आना ही आना है। पहली चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए भाई सोर्सेज में, कि ऑस्ट्रेलिया से लिया क्या क्या है, आपको सीधी सीधी पता चल जाएगी क्या इसमें ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ठीक है। आ जाओ एक बार रिवाइज करते हैं सोर्सेज ऑफ जो हमने ऑस्ट्रेलिया से बॉट करे हुए हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया हुआ है? पहली चीज हमारे पास क्या है ऑस्ट्रेलिया से? दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, ये तो आ गया आपके पास कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब कि सी ऑप्शन तो नहीं होने वाला हमारा आंसर भाई, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है भाई फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ओके, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ये भी हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया, ठीक है। फ्रीडम किसकी भाई? ट्रेड की। कहाँ से लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया से लिया, ठीक है। उसके बाद हमने लिया है जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग कहाँ से लिया भाई? ऑस्ट्रेलिया से लिया, जॉइंट सिटिंग, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आ गई ऑस्ट्रेलिया की। अब यहाँ पे देखो कौन सा जिक्र नहीं किया गया है यहाँ पे, तो वो आपका किस में हो जाएगा? दैट इज ऑन कि भाई ऑस्ट्रेलिया से हमने वो नहीं ले रखा है, तो वो कौन सा है भाई? वेस्टिंग रेजिडी पावर्स इन द सेंटर, ये आपका पावर जो है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से नहीं ले रखा है, ठीक है। वेस्टिंग रेजिडी पावर इन द सेंटर ये हमने यूएस से नहीं ले रखा है। अब वेरियस सोर्सेज कौन कौन सी है जहाँ से हमने अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है? एक तो है आपका 1935 का एक्ट,
ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ से हमने बॉट करी हुई हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ आपको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बॉट करा है क्या, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, ये हमने कहाँ से लिया है भाई, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या ब्रॉट करा सर, फंडामेंटल राइट्स करे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी करी, जुडिशियल रिव्यू करा, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट करा, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट करा, हाई कोर्ट के जजेस का और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वो हमने कहाँ से लाया भाई, ये आपका यूएस से लाया। नेक्स्ट आपको अगर मैं पूछूं भाई, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बोरो करा। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट जिसको आप लोग डीपीएस भी बोलते हैं, ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने कहाँ से लिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ठीक है। और जो हम राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं बंदे, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, तो वो मेथड जो ये भी हमने आयरिश से लिया, नॉमिनेशन जो हम राज्यसभा में करते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन होता है किसका, प्रेसिडेंट का, ये हमने कहाँ से लिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ये सब आपको याद रखना है, क्लियर। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ भाई। चलिए अब इन्होंने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से की टू द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। यस, प्रीफेस, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। यस बताइए, की टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं हम लोग, तो यस ये आप सभी को पता होगा भाई, इट्स अ प्रीफेस, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पे। यस यहाँ पे आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल और आर्टिकल्स कैन नॉट बी, ओके कैन नॉट बोला है, कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन एमरजेंसी, एमरजेंसी के टाइम पे इनमें से कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते, ये आपसे पूछा गया है। पहली चीज़ यहाँ पे आर्टिकल्स की बात हुई है तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 1 से 4 की अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, आर्टिकल 1 से 4 ये आपका आता है किसका भाई साहब, यूनियन एंड टेरिटरीज, ओके। आर्टिकल 5 to 11 की अगर मैं बात करूं, ये आपके पास होता है सिटीजनशिप, ओके, सिटीजनशिप, क्लियर है। अगर मैं आर्टिकल 12 से 35 की आपसे बात करूं तो ये आपके पास किसका आता है भाई, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपको 36 से लेके 51, ये आपके पास क्या होता है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। 51 ए की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये होती है हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात किया गया हमसे फंडामेंटल राइट्स की, कौन सा फंडामेंटल राइट है, तो वो है आपका 19 and 21, ठीक है। फंडामेंटल राइट कौन सा है आपका, दैट इज 19 and 21 है, जो आपका क्या होता है किसके टाइम पे, ड्यूरिंग एमरजेंसी आपका सस्पेंड नहीं होता, ठीक है। आर्टिकल 19 कौन सा है, ये आपका गारंटी करता है सिटीजन्स को क्या 6 राइट, कौन सा होता है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम वाला जो है उसमें आपके 6 जो राइट्स हैं वो आपके 19 में आते हैं। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन एंड कोऑपरेटिव, ये आपने याद रखने हैं। और उसके बाद प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये सभी चीज़ें आपके आर्टिकल 19 में आती हैं। आर्टिकल 21 की अगर मैं आपसे बात करूं, आर्टिकल 21 में आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आती है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्लियर। चलिए आ जाएं भाई अगले सवाल पे। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को पनिशेबल ऑफेंस आपका कौन सा आर्टिकल बनाता है, ये आपसे पूछा गया है। आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25। यस अगर एक एक करके हम बात करें यहाँ पे, तो आर्टिकल 22 जो है ये आपका बात करता है, दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ओके, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ओके, ये आपने याद रखना है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है, आर्टिकल 22। तो यहाँ हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ये तो ऑप्शन नहीं रहेगा हमारा, ठीक है। आर्टिकल 23 की बात करूँ, ये आपका बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, आर्टिकल 23, ठीक है। 24 की अगर बात करूँ तो 24 आर्टिकल कहता है कि भाई जो
चाइल्ड आपका एम्प्लॉयमेंट होता है, वो जो चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट है वो आपका प्रोहिबिशन है कहाँ पे, फैक्ट्रीज़ में, हैजार्डियस फैक्ट्रीज़ में, वहाँ पे आप ये बच्चे काम नहीं कर सकते, ये आपने याद रखना है। चाइल्ड लेबर ये बैन करता है आपका आर्टिकल 24। एक चीज़ याद रखना, फ्रेंडली इन्वायरमेंट में चाइल्ड लेबर अलाउड है, याद रखना, ठीक है। स्कूल टाइमिंग में आप उनसे काम नहीं करवा सकते। बाकी 14 साल से कम एज का बच्चा जो है हैजार्डियस एक्टिविटीज़ में आप उसको काम नहीं करवा सकते, जैसे कि माइन फैक्ट्री हो गया या फिर कोई अदर फैक्ट्री होगी जहाँ पे हानि पहुंच सकती है बच्चे को, तो ये आप नहीं करवा सकते। आर्टिकल 25 की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास आ जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आप में इसमें क्या है, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन आप कर सकते हैं, ये आपका आर्टिकल 25 कहता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाओ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज गारंटीड बाय द आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19 में कौन सा फंडामेंटल राइट आपका दे रखा है, ये आपको गारंटी कर रखा है, तो ये अभी हमने डिस्कस करा। आर्टिकल 19 क्या देता है भाई साहब, बताइए। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21 हो गया ये, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो आपका ऑप्शन सी हो जाता है यहाँ पे करेक्ट आंसर। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका आर्टिकल 19 कहता है, ठीक है। चलिए आ जाएं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज गारंटेड बाय आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में कौन सा फंडामेंटल राइट गारंटी किया गया है आपसे, अभी हमने ऊपर रिवाइज किया ये, तो यस इट्स ऑप्शन बी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है भाई, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। चलो आ जाएं अगले सवाल पे। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इश्यू एन ऑर्डिनेंस। जो हमारे इंडियन प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑर्डिनेंस जो इशू करते हैं, ठीक है, जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 6 महीने की होती है, तो वो किस आर्टिकल के तहत करते हैं इशू, 118, 120, 123, तो यस इट्स आर्टिकल 123, ठीक है। आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग ये आपका ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, ठीक है, आर्टिकल 123। अब मैं अगर आपसे बात करूं, प्रेसिडेंट की बात हुई है, तो प्रेसिडेंट आपका आता कौन सी आर्टिकल में है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आपके पास आते हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ठीक है। गवर्नर और प्रेसिडेंट आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए, क्योंकि हमारी अभी क्या है यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी का हेड कौन होता है भाई, आपका गवर्नर होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के आर्टिकल कौन कौन से होते हैं भाई, ठीक है। प्रेसिडेंट के आर्टिकल आपके आ जाते हैं 52 से लेके 78 तक। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पार्ट कौन सा आता है प्रेसिडेंट का, तो पार्ट ये 5th में फॉल करता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे गवर्नर की, ठीक है, गवर्नर आपका आता है 153 से लेके 167 में पार्ट 6 में, क्लियर। ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, ठीक है भाई, याद रहेगा। चलो अब चलते हैं आगे। Yes, Article 72 of the Constitution is related to which of the following power of the President? Yes, Article 72 पूछा गया है प्रेसिडेंट का जो है वो कौन सी पावर है प्रेसिडेंट की। Yes, Article 72 फाइनेंशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर, वीटो पावर या पार्डनिंग पावर। ये 72 में पूछा गया है आपका कि आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर होती है। यस बताइए भाई, तो यस इट्स पार्डनिंग पावर, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। ऑर्डिनेंस की हमने ऊपर बात करी थी, कितनी होती है 123 आर्टिकल में आता है, मैक्सिमम लाइफ होती है उसकी 6 मंथ 6 वीक, क्लियर, याद रखना है 6 महीने 6 हफ्ते उसकी होती है आपकी एक्सपायरी डेट, या आप मैक्सिमम लाइफ बोल सकते हैं किसकी, ऑर्डिनेंस की, क्लियर। अब नेक्स्ट आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पार्डनिंग पावर, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होती कितने प्रकार की हैं, तो भाई 5 प्रकार की। कितनी होती हैं, 5 प्रकार की, ठीक है। एक हो गया आपके पास सिंपल पार्डन, ओके। नेक्स्ट दूसरा आता है आपके पास कम्यूटेशन, सब बताता हूँ, 1 मिनट सब्र रखें थोड़ा सा। कम्यूटेशन, ठीक है, दूसरा आ गया आपके पास कम्यूटेशन। थर्ड वन आपके पास आ जाता है रिमिशन, ओके, रिमिशन। उसके बाद आपके पास रिस्पाइट, ओके। फोर्थ वन इज रिस्पाइट, फिफ्थ वन इज रिप्रीव, ओके, रिप्रीव, ओके, रिप्राइव।
ये आ जाते हैं आपके पास 5 पार्डनिंग पावर किसके, प्रेसिडेंट को। यही 5 पार्डनिंग पावर आपके गवर्नर के पास भी होते हैं, बट वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता गवर्नर। क्लियर, पार्डनिंग पावर में जो होता है पार्डन होता है, कम्यूट होता है, रिप्रीव होता है, रिस्पाइट होता है, ये सब कर सकता है वो, बट जो आपकी डेथ सेंटेंस है वो नहीं कर सकता। पहली चीज़ ये क्या है आपके पास, पार्डन। पार्डन मतलब कि जो आपका कैदी है उसकी जो कंप्लीटली एब्जॉल्व कर देगा उसकी कन्विक्शन को, जो उसको कन्विक्शन कर रखा है उसको, तो वो पूरा कंप्लीटली एब्जॉल्व कर देता है पार्डन, जो आपकी ये पावर है प्रेसिडेंट की। कम्यूटेशन क्या होता है कि भाई जो उसको सज़ा मिली है उस सज़ा को थोड़ा सा लाइट कर देगा, लाइटली कर देगा, थोड़ी सी अगर उसको कूट रहे हैं 24 घंटे तो आप बोलेंगे 12 घंटे कूटो इसको, ठीक है। तो ये आ जाती है आपके पास कम्यूटेशन। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है भाई रिमिशन। रिमिशन में क्या है, अगर इसको क्या कर रहे थे 24 घंटे कूट रहे हैं, यहाँ पे क्या था 24 घंटे कूट रहे थे इस बंदे को, तो इसने बोला भाई 12 घंटे कूटो इसको। क्लियर, सज़ा तो मिलेगी। इसमें क्या था 24 घंटे इसको कूट रहे हैं, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए कूट रहे थे इसको, 6 महीने तक 24 घंटे कूटो इसको। तो इसने बोला भाई लाग कूटो तो 24 घंटे आप इसको, बस ये है इसको 3 महीने कर दो। ठीक, समझ आई। रिमिशन में क्या है, रिमिशन में सिंपल है, पीरियड कर देते हैं चेंज, और जो पनिशमेंट का कैरेक्टर है उसको चेंज नहीं करते, बोलते हैं जितना आप जो पनिशमेंट दे रहे हो दे दो, बस ये 6 महीने को कर दो 3 महीने। क्लियर, ये हो गया आपके पास रिमिशन। अब रिस्पाइट क्या होता है, रिस्पाइट होता है आपके पास जो उसको जो सेंटेंस दे रखा है ओरिजिनल पीरियड से, तो उसको थोड़ा सा कम कर देना। इसमें कुछ क्या है, ये आपका एक स्पेशल केस आ जाता है, जैसे आपका प्रेगनेंसी का केस हो गया, ठीक है, प्रेगनेंसी का केस हो गया। प्रेगनेंसी वाले केस में क्या है, तो वो क्या करते हैं थोड़ा सा सज़ा कम कर देते हैं, और उसका टाइम भी, सेंटेंस का टाइम भी कम कर देते हैं। और कोई डिसेबल बंदा हो गया तो इस पीरियड में आप लोगों को क्या होता है, ये आपका सज़ा जो है वो कम कर दी जाती है। ठीक है भाई, क्लियर। अब रिप्राइव क्या है, रिप्राइव मतलब कि अगर किसी को फांसी की सज़ा दी जाए, ओके, फांसी की सज़ा देने होने वाली है, तो उस पर एक टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टे लग जाता है, ओके, टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टे लग जाता है। तो ये हो जाता है आपके पास रिप्राइव। ठीक है, ये 5 हैं आपके पास पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो आपके आर्टिकल 72 में आती हैं। क्लियर, याद रखना है आपने। चलिए आ जाएं अगले सवाल पे। व्हाट शुड बी द मिनिमम एज फॉर राज्यसभा मेंबर। ओके, राज्यसभा मेंबर के लिए मिनिमम एज क्या चाहिए होती है, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स। यस, राज्यसभा की आपसे बात करी गई है भाई, बताइए क्या होती है मिनिमम एज। मिनिमम एज फॉर राज्यसभा, यस, आपको पता है पार्लियामेंट में आपके पास क्या होती हैं, 3 आते हैं पार्लियामेंट में आपके। क्लियर, एक मोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं आपका पार्लियामेंट का भी भाई। यस, पार्लियामेंट में कौन आते हैं, एक आता है आपका राज्यसभा, प्रेसिडेंट एंड लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा 30 ईयर्स, लोकसभा 25 ईयर्स, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ओके, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज 30 ईयर्स। क्लियर है भाई, याद रखना है ये आपने। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ कि चेयरमैन कौन होता है आपकी राज्यसभा का, चेयरमैन, यस, तो चेयरमैन यहाँ पे कौन होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इसको स्टेपनी भी कहा जाता है, वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे लोकसभा में, लोकसभा में कौन कौन होता है भाई आपके पास, स्पीकर, ओके, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ओके, ड्यूटी स्पीकर, ये भी आपने याद रखना है। एक टर्म आती है आपके पास प्रोटेम स्पीकर, तो ये प्रोटेम स्पीकर कौन सा होता है, मान लो सरकार गिर गई, तो अब पार्लियामेंट तो गिर गया, सरकार गिर गई, बट वो जो स्पीकर होता है वो हटता नहीं है जब तक नई सरकार बन के नया स्पीकर ना बना दे, तब तक वो स्पीकर रहता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। ये भी आपने याद रखना है। और पार्लियामेंट की बात चली है तो आपको पार्लियामेंट से जॉइंट सिटिंग भी याद रखना है। ठीक है, जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग हमने पहली चीज़ कहाँ से बोरो करा है, ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर, याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया से हमने बोरो करा है, आर्टिकल 108 में आता है ये। ठीक है, और जो आपका जॉइंट सिटिंग है, इनवाइट कौन करता है, याद रखना है आपने, ये इनवाइट करता है आपका कौन, हमेशा प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट इनवाइट करता है, और प्रिजाइड कौन करता है भाई, ठीक है, इनवाइट तो प्रेसिडेंट करता है, और प्रिजाइड कौन करेगा इसको, स्पीकर। क्लियर, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। और ये किसके लिए, जॉइंट सिटिंग किसके लिए की जाती है, टू रिजॉल्व डेडलॉक, कोई डेडलॉक लगा हो, ठीक है, जो कोई मसला सॉल्व ना हो रहा हो, तो इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, जॉइंट सिटिंग बिठाते हैं। क्लियर,
समझ आई? चलिए अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आपसे पूछा है, ऑन द पासिंग ऑफ विच ऑफ प्रपोजल इट इज मैंडेटरी टू रिजाइन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कौन सा इनमें से प्रपोजल है जो पास होगा तो उसमें उसके बाद जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको क्या करना है, रिजाइन देना होता है। मोशन ऑफ थैंक्स, कॉलिंग अटेंशन मोशन, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मोशन ऑफ सेंशर। तो ये है आपके पास मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जब एक सरकार अपना कॉन्फिडेंस नहीं दर्शा सकती पार्लियामेंट में तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं, तो वो होता है आपका मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। मतलब अब सरकार में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, सरकार है ही नहीं, पावर में है ही नहीं, तो वो कैसे रहेगी, तो उस टाइम पे क्या होता है आपका, रिज़ाइन कर देते हैं कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। चलो अब आ जाओ भाई अगला सवाल। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। इनमें से कौन सी कमेटी है जिसमें मैक्सिमम मेंबर्स हैं, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा? पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, एस्टीमेट कमेटी या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। कौन सी कमेटी है भाई? यस बताइए, जिसमें है सबसे ज़्यादा आपके मेंबर्स। यस कौन सी कमेटी है? तो यस इट्स एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी जो है इसमें होते हैं आपको सबसे ज़्यादा मेंबर देखने को मिलते हैं। कोई भी कमेटी हो उसमें आपके राज्यसभा या फिर लोकसभा के मेंबर आपको देखने को मिलते हैं। ये आपने याद रखना है रिगार्डिंग कमेटीज़। ठीक है, कमेटीज़ आपकी वेरियस कमेटीज़ हैं जो आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपसे पूछी जाती हैं। इंपॉर्टेंट वाली हमने ऊपर डिस्कस की थी, अगर आपने सेशन लेटर ज्वाइन किया है वहाँ पे जाके कमेटी एंड कमीशंस जो फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में हमने किया था वो भी एक बार रिवाइज कर लेना। एस्टीमेट कमेटी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो आ जाओ भाई अगले सवाल पे। क्या पूछा, हाउ लॉन्ग कैन बी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिमेन इन ऑफिस। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है ये कब तक ऑफिस में रहता है, आपसे कैग के बारे में पूछा गया है। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का टेन्योर क्या होता है? 5 साल या 65 ईयर्स, 5 ईयर्स या 70 ईयर्स, 6 ईयर्स या 65 ईयर्स, 6 ईयर या 70 ईयर्स। यस कैग की बात की गई है तो कैग का टेन्योर आपका 6 साल और 65 साल आपको देखने को मिलता है रिगार्डिंग कैग। क्लियर? अब नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ओके एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ओके बॉडीज़ का एक चीट कोड दे दूंगा। ठीक है, वो पीपीटी में आपको प्रोवाइड कर दूंगा और समझा भी दूंगा। तो वहाँ पे क्या है, एक चीट कोड आपके लिए मैंने तैयार किया हुआ है। ठीक है, जिसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सिर्फ 2 पेजेस में, 2 ही पेजेस में सारी चीज़ें आपको इन डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। वो एक बार ज़रूर से याद कर लीजिएगा। क्लियर है? चलो आ जाओ भाई अगले सवाल पे। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द राइट टू एजुकेशन वॉज मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। यस कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर राइट टू एजुकेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th, 84th, 86th। यस कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसमें राइट टू एजुकेशन को आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट करार दिया गया था? यस बताइए भाई। यस अगर मैं आपसे पहले तो यहाँ इसके बात करूँ कि भाई हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई थी। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई थी और अमेंडमेंट आते कौन से आर्टिकल के अंडर हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए 368 आर्टिकल में आते हैं आपकी अमेंडमेंट्स। ठीक है, पहला अमेंडमेंट हमने किया था कब भाई, दैट इज़ इन 1951 में। ठीक है, 1951 में इसमें हमने क्या किया था, 9th शेड्यूल ऐड किया था। ओके 9th शेड्यूल हमने ऐड किया था। ठीक है, जिसमें आपका 31A 31B ये आर्टिकल आपके ऐड हुए थे लैंड रिफॉर्म्स के। ओके लैंड रिफॉर्म्स के, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कौन सा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसमें हम लोगों ने एजुकेशन जो थी वो क्या कर दी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट करार दिया था हमने, तो वो था आपका ऑप्शन डी, दैट इज 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्लियर है? याद रखना है आपको ये बात कि भाई साहब राइट टू एजुकेशन जो है ये आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसको दिया गया था। ठीक है, कोई शक कोई डाउट है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा पॉलिटी का सेशन।
ठीक है। तो मैक्सिमम चीज़ें आपको रिवाइज करवाने की कोशिश की है। यस, एक मिनट, थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बैठी थी, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, ठीक है, ये सभी चीज़ें आ जाओ। पहली चीज़ आपको पॉलिटी में याद क्या करना है भाई, एक चीज़ होता है लेजिस्लेटिव, ठीक है, लेजिस्लेचर, उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव, उसके बाद आता है जुडिशरी, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती हैं आपस में जो मिलके चलती हैं हमारे पॉलिटी में। लेजिस्लेटिव कौन सा होता है भाई, जो लॉज वगैरह बनाते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं। जुडिशरी कौन होते हैं, जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं। और इन तीनों का आपस में हमेशा क्या रहता है, 36 का आंकड़ा रहता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है भाई। अब चलते हैं 1946 पे। 1946 में क्या होता है भाई, 6 दिसंबर को, कब, 6 दिसंबर को हम लोग करते हैं अपनी क्या, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आता है भाई 3 दिन बाद, 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं, अपनी फर्स्ट मीटिंग करते हैं, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इसमें हम लोग प्रेसिडेंट बनाते हैं टेम्परेरी, याद रखना है आपने, टेम्परेरी किसको, दैट इज सचिंद्र नंद सिन्हा जी को, सचिंद्र नंद सिन्हा जी को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फिर से मीटिंग करते हैं कब भाई, 11 दिसंबर को, ठीक है, 11 दिसंबर को। तब हम फिर से प्रेसिडेंट बनाते हैं, परमानेंट घोषित कर देते हैं किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ओके, ये आपने याद रखना है। अब 1947 का टाइम आया भाई, ठीक है। डेट क्या है याद रखना, 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को हम लोगों ने बनाई क्या, ड्राफ्ट कमेटी, ओके, क्या बनाई, ड्राफ्ट कमेटी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है आपके पास। टोटल कमेटीज कितनी बनी थी, 8 कमेटीज बनी थी, ठीक है, टोटल 8 थी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन थी आपके पास ड्राफ्ट कमेटी, जो ये क्या कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे, दैट इज ड्राफ्टिंग कमेटी, जो ड्राफ्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को। हेड कौन थे इनके, ये आपको याद रखना है, दैट इज B.R. अम्बेडकर जी, ओके, B.R. अम्बेडकर जी थे इसके हेड, क्लियर, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात आती है प्रियम्बल की, ओके, प्रियम्बल, ओके, प्रियम्बल क्या चीज़ है, हमारा इंडेक्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये याद रखना है आपने, इंडेक्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर आप इसको बोल सकते हो समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपने याद रखना है रिगार्डिंग प्रियम्बल, ठीक है भाई साहब। 1947 नवंबर 4 को ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट होता है। नवंबर 26 को, कब, नवंबर 26 को ड्राफ्टिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। 1950 में जनवरी 24 को हैंड रिटन साइंड जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो सबमिट की जाती है। 26 जनवरी को लीगली इसको इन्फोर्स कर दिया जाता है, किसको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ये आपने याद रखना है। कब, 26 जनवरी 1950 को लीगली इसको क्या कर दिया जाता है, इन्फोर्स कर दिया जाता है, ठीक है भाई, क्लियर। तो एक सेशन आपका पॉलिटी का और लूँगा, जिसमें आपको और ब्रीफली समझाऊंगा इसमें मैं। तो ये हमारा मॉक टेस्ट 1 था, सेक्शनल, टोटल 12 मॉक टेस्ट आपको करवाऊंगा। तो कल से हम लोग 2-2 मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है भाई। इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर के लिए इंस्टा ज्वाइन कर सकते हैं, और यूपीएससी और जेकेपीएससी रिलेटेड स्टफ़ के लिए आप हमारा ट्विटर, दैट इज़ एक्स फॉर्मरली ट्विटर अकाउंट ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट वगैरह हो तो आप सीधा इस ईमेल आईडी पे हमें पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलो, तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें। लेता हूँ अब आपसे अलविदा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे अगले मॉक टेस्ट में। तो अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।